हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक क्विक रिवीजन जो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जो आपका SBIL है। ठीक है, उसका पार्ट बी का ये चैप्टर है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ऑलमोस्ट काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर करके दूंगा। क्विक रिवीजन फटाफट आपको ये बस एक वीडियो देख लो तो आपका क्विक रिवीजन चैप्टर हो जाएगा, लेबर लॉ का स्पेशल पार्ट। ठीक है, एंड आई विल ब्रिंग SBL पार्ट ए ऑल्सो अलॉन्ग विथ JIGL ECIPL, जो जो चीज़ें मुझसे पॉसिबल है मैं डेफिनेटली आपके लिए लेके आऊँगा। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, एक क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट। 1936 का ये एक्ट है। तो सबसे पहले बेसिक आप ये समझो कि इस एक्ट को बनाने के पीछे का इंटेंशन क्या है। तो इस एक्ट को मेन इसके लिए बनाया गया था सो दैट कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइमली पेमेंट किया जा सके। क्या हो सके? टाइमली पेमेंट। क्योंकि देखो, अगर आपने जैसे 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक काम किया तो आपने 30 नवंबर तक काम किया तो आपको पेमेंट भी मिलना चाहिए डेफिनेटली। अब पेमेंट आपको जनरली कैसा होता है ना कि नेक्स्ट मंथ की दैट इज 5 दिसंबर तक मिल जाना चाहिए, या तो 10 दिसंबर तक मिल जाना चाहिए। तो एक अगर टाइम पे आपको पेमेंट मिलता है तो उस पैसे की वैल्यू है। अगर 15, 20, 22, 25 दिसंबर को सैलरी आएगा तो इट डजेंट मेक अ सेंस। तो इसके लिए टाइमली पेमेंट होना चाहिए, इसके लिए इस एक्ट को बनाया गया है। ठीक है, इंडस्ट्री की बात करें हम लोग तो किसको किसको ये एक्ट एप्लीकेबल है? सो ट्राम और मोटर और एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, माइन ऑयल फील्ड प्लांटेशन, वर्कशॉप और अदर एस्टेब्लिशमेंट एज स्पेसिफाइड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये सारे ही मतलब ऑलमोस्ट सारे ही ऑर्गेनाइजेशन को इस पर्टिकुलर एक्ट को फॉलो करना है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग वेजेस की। तो क्या चीजें इंक्लूड की जाती है? क्या चीजें इंक्लूड की जाती है? तो इंक्लूड के नाम पे आता है रेम्यूनरेशन पेबल इन फॉर्म ऑफ मनी, पेमेंट रिलेटेड टू ओवर टाइम वर्क। ये चीज यहाँ पे काउंट होगी। तो कोई भी रेम्यूनरेशन पेबल इन फॉर्म ऑफ मनी है वो भी आएगा, एंड पेमेंट रिलेटेड टू ओवर टाइम वर्क भी यहाँ पे आता है। यहाँ पे ओवर टाइम भी काउंट होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे ओवर टाइम भी काउंट होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करके रखना है इसको, इंपॉर्टेंट चीज़। वैसे ही एक्सक्लूड की कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो एक्सक्लूड में आता है बोनस, HRA, PF, ट्रैवलिंग अलाउंस, ग्रेचुटी। ये सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा? एक्सक्लूडेड कैटेगरी में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करना इस चीज को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस। देखो, जब हम लोग बात करते हैं ना पेमेंट करने की, वेजेस को पे करने की, हु इज लायबल टू पे दैट मनी? कौन लायबल है उसको पे करने के लिए? सो अ पर्सन हु अपॉइंट्स एनी एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल टू पे वेजेस। जिसने कोई भी एम्प्लॉय को हायर किया है वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसको पे करने के लिए। फैक्ट्री के केस में रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजर। इन केस ऑफ इंडस्ट्री, अ पर्सन हु कंट्रोल्स इंडस्ट्री, एंड इन केस ऑफ रेलवे, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं पेमेंट करने के लिए वेजेस टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं करेंसी ऑफ वेजेस। सो इसमें देखते हैं कि वेजेस शैल बी पेड इन करंट कॉइन्स और करेंसी नोट्स और बाय चेक और बाय क्रेडिटिंग इन बैंक अकाउंट। ठीक है, इसमें आपको सैलरी पे करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट में स्पेसिफाई सर्टेन इंडस्ट्रीज एंड दे हैव टू पे वेजेस बाय द चेक और क्रेडिटिंग इन बैंक अकाउंट ओनली। गवर्नमेंट स्पेसिफाइड इंडस्ट्री होगी, वहां पे आपको चेक या बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके ही वेजेस पे करना पड़ेगा। इन केस ऑफ इंडस्ट्री है तो फिर हु कंट्रोल्स द इंडस्ट्री। सॉरी, ये है ना रिपीटेड पॉइंट है, ये थर्ड और फोर्थ नहीं पढ़ना है आपको, मेन दो पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज साथ में, करेंसी जो भी पे करोगे वो इंडिया में वैलिड होनी चाहिए उस टाइम पे। करेंसी कॉइन्स वही पे होना चाहिए। 2000 की नोट बंद हो चुकी है, 1000 की नोट बंद हो चुकी है, वो सब पेमेंट आप नहीं कर सकते, उस कैश को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते इन केस ऑफ कैश पेमेंट। नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ वेजेस। तो पीरियड ऑफ वेजेस कितना रहेगा? तो जनरली ऐसा मानता है ये एक्ट कि भाई कुछ भी हो जाए 1 महीने से ज़्यादा का वेज पीरियड नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1 मंथ। तो अगर आप डेली वेजेस देते हो पर डे बेसिस चलेगा, आप वीकली देते हो चलेगा, आप 15 दिन में एक बार देते हो 15 डेज तो भी चलेगा, अगर आप मंथली देते हो तो भी चलेगा।
बट मंथली से ज़्यादा का ड्यूरेशन नहीं चलेगा। नेक्स्ट, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि कितने टाइम के अंदर वेजेस को पे करना है। सो देखो, अगर लेस देन 1000 वर्कर्स है तो बिफोर एक्सपायरी ऑफ द 7th डे होना चाहिए, ठीक है। देन अगर 1000 से ज़्यादा वर्कर है अगर मेरे पास, तो फिर 10th डे के पहले सैलरी पे हो जाना चाहिए। तो अगर मेरे पास 1000 से कम वर्कर है, 7th डे, नेक्स्ट मंथ की 7th डे मेरे लिए ड्यू डेट है। और अगर 1000 से ज़्यादा वर्कर है तो 10th मेरे लिए ड्यू डेट है। इन केस ऑफ टर्मिनेशन, अगर एम्प्लॉय को निकाल दिया उसने या छोड़ दिया, वट एवर इज़ द रीज़न, तो उसको 2nd वर्किंग डे में पे कर देना है। उसका बोलते हैं हम लोग FNF, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मार्क करके रखना इसको, सेक्शन 7, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 7, डिडक्शन फ्रॉम वेजेस। अब यहाँ पे ये चीज़ आप समझो कि एज एन एम्प्लॉयर, अगर मैं एम्प्लॉयर हूँ, आप मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय हो, तो मैं लीगली ऑफिशियली आपकी वेजेस में से क्या क्या चीज़ डिडक्ट कर सकता हूँ जो मुझे डिडक्ट करना अलाउड है और मेरा हक बनता है ये डिडक्ट करना। तो क्या क्या मैं डिडक्ट कर सकता हूँ? मैं फ़ाइन डिडक्ट कर सकता हूँ। अगर जैसे समझो मैंने बोला है कि थूकने पे 200 रुपया फ़ाइन लगाऊंगा मैं, तो वो 200 रुपया फ़ाइन मैं डेफिनेटली माइनस करूँगा। एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, अगर 2 पेड लीव अलाउड थी, तुमने तीसरा छुट्टी मारा, मैं माइनस करूँगा। डैमेजेस और लॉस ऑफ गुड्स, अगर तुम्हारी वजह से एज एन एम्प्लॉई तुम हो और तुमने मुझे कोई गुड्स डैमेज कर दिया मेरा, या कुछ भी ऐसी चीज़ है डैमेज की है मेरी, तो मैं उसका भी पैसा माइनस करूँगा। हाउस अकोमोडेशन, अभी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जैसे समझो मेरा एक्स्ट्रा घर है, तुम 3-4 लोग गांव से आए हो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तुमने बोला सर आपका घर अगर रेंट पे मिल जाता तो अच्छा है, हम 4 लोग शेयरिंग में रह लेंगे, तो पर पर्सन जो भी आएगा हम आपको दे देंगे, वो भी मैं ऑफिशियली माइनस कर सकता हूँ वेजेस में से। रिकवरी ऑफ एडवांसेस, अगर कोई एडवांस तुमने मुझसे लिया है मैं उसको भी एडजस्ट करूँगा। एडजस्टमेंट ऑफ ओवर पेमेंट, अगर मैंने गलती से ज़्यादा सैलरी दे दिया तुमको 500-1000 रुपया, तो वो भी मैं एडजस्ट करूँगा, माइनस करूँगा। PF, दैट इज प्रोविडेंट फंड, रिकवरी ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट, वो भी ऑब्वियसली मैं एडजस्ट करूँगा। इनकम टैक्स, ये भी मैं माइनस करूँगा, जो भी एप्लीकेबल रेट होगा उसके हिसाब से। पेमेंट टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी अप्रूव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, अगर तुमको मुझे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनाना है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है, तो उसका मेंबरशिप जो भी फीस होगा वो भी मैं माइनस करूँगा। अच्छा, ये जो है कि कोई भी अगर रिटर्न अप्रूवल से मैंने बोला है कि मैं ये चीज़ माइनस कर दूंगा, और अगर सचमुच लाइफ इंश्योरेंस का भी प्रीमियम तुम मेरे से ले रहे हो, मतलब मैं तुमको लाइफ इंश्योरेंस भी पे कर रहा हूँ, उसका भी मैं पेमेंट करूँगा, तो वो 2 चीज़ भी मैं माइनस कर सकता हूँ। रिटर्न अप्रूवल मतलब जैसे मैंने लिखा है कि एवरी ईयर गणपति जिस मंथ में आएंगे उस मंथ में तुम्हारी सैलरी से 200 रुपया मैं माइनस कर दूंगा गणपति कंट्रीब्यूशन के नाम पे, तो ये अलाउड है। अगर ये मैंने रिटर्न अप्रूवल लेके रखा है तो ये मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, फाइन के लिए रूल्स देखो क्या है जो आता है सेक्शन 8 के अंदर, जैसे कि फाइन कैन नॉट बी इम्पोज्ड विदाउट अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फाइन उसी एक्टिविटी पे लगा सकते हो जो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। स्टेट ने अगर कोई चीज़ बोला इस पर आप फाइन नहीं लगा सकते तो आप उस पर नहीं लगा सकते। नोटिस स्पेसिफाइंग ओमिशन मस्ट बी डिस्प्लेड इन प्रीमाइसेस, प्लस जो जो चीज़ पे फाइन लगा रहे हो आप उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस फैक्ट्री प्रीमाइसेस में उसका नोटिस प्रॉपरली लगा होना चाहिए। विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड फाइन कैन नॉट बी इम्पोज्ड। फाइन कैन नॉट एक्सीड 3% ऑफ द वेज पीरियड, ठीक है। मंथली जो भी तुम्हारा वेजेस होगा उसके 3% से ज़्यादा का वेजेस एज अ फाइन मतलब नहीं लगाया जाएगा। फाइन कैन नॉट बी इम्पोज और पर्सन हुज एज इज लेस देन 15 ईयर्स, 15 साल से नीचे वालों के लिए फाइन नहीं होते हैं। इंस्टॉलमेंट इज नॉट अलाउड और कैन नॉट बी रिकवर्ड आफ्टर 90 डेज, फाइन 90 डेज के बाद रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, सो एज पर दिस एक्ट रिकॉर्ड्स मस्ट बी मेंटेन फॉर 3 years। तो जो भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स, बुक्स एंड अकाउंट्स जो भी होगा उसको कितने साल मेंटेन करना है? 3 years मेंटेन करना है। नेक्स्ट इज मैलिशियस और वेक्सिशियस क्लेम, सेक्शन 15। इफ एन एम्प्लॉयर डिडक्ट एनी वेजेस इन एन अनऑथोराइज्ड वे देन एन एम्प्लॉय कैन फाइल अ कंप्लेंट विद इन 12 months। अगर तुम्हारा कोई भी वेजेस अनऑथोराइज तरीके से डिडक्ट कर दिया, मतलब सेक्शन 7 के हिसाब से डिडक्शन होना चाहिए था लेकिन कोई और तरीके से जो चीज़ अलाउड नहीं थी उसके भी डिडक्शन मार दिए,
तो फिर तुम कंप्लेन कहाँ करोगे बीइंग एन एम्प्लॉय? तो तुमको कंप्लेन करने जाना है, या तो तुम जा सकते हो कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन के पास जा सकते हो, या तो तुम ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास जा सकते हो, या तो तुम लेबर कोर्ट में जा सकते हो। इसमें से कोई भी एक जगह पे जाके तुम कंप्लेंट डाल सकते हो कि भाई वेक्सेशियस क्लेम, मैलिशियस क्लेम, ये डा बना के मेरी सैलरी में से इतना इतना पैसा काट दिया इन्होंने, ठीक है। एंड इन केस ऑफ एन अनऑथराइज डिडक्शन एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे 10 टाइम्स ऑफ द अमाउंट डिडक्टेड। अगर मैंने 2,000 रुपये माइनस कर दिया अनऑथोराइज वे से, मैलिशियस वे से, तो फिर अगर केस वेस चलता है, मैं केस हारता हूँ, तो कोर्ट मुझे इंटू 10 करके पे करने बोलेगा, तो आई एम लाइबल टू पे 20,000 तक का अमाउंट मुझे पे करना पड़ सकता है, ठीक है, बराबर। तो चलो ये चैप्टर यहाँ से एंड हो गया। ये एक क्विक रिवीजन मैंने आपको दिया है, बराबर, और ये बहुत अच्छे से एक बार पढ़ के जाओ। दैट इज ये सब चीज़ को आपको ना एग्जाम के एक एक दिन पहले रिवीजन के लिए बहुत अच्छे से काम आएगी। तो ये आप चैप्टर पूरा देख लेना। दिस इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936।